नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो सुर्खियां अखबार की में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात जो सबसे चर्चित खबर है उसकी कर लेते हैं। दरअसल अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जब शादी संपन्न हुई तो इसके बाद शुभ आशीर्वाद का कार्यक्रम भी हम सभी ने देखा। बिल्कुल देखिए, और इसमें किंग खान ने भी शिरकत की। गौरी और सुहाना के साथ वो दिखाई दिए। शाहरुख खान जो है वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुर्खियां अखबार की में। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। तो देखिए, पीएम मोदी की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई है कि देश में लगातार रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये खबर आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। और देखिए, पिछले 3 से 4 सालों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। बढ़ती बेरोजगारी पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हर बुनियादी ढांचे परियोजनाओं से रोजगार सृजित हो रहा है और बुनियादी ढांचे के विकास की बढ़ती गति से रोजगार सृजन में वृद्धि भी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। तो देखिए, पिछले महीने दोबारा जब चुने जाने के बाद से मोदी का ये पहला दौरा रहा था और ऐसे में अन्य परियोजनाओं के अलावा उन्होंने 2 भूमिगत जुड़वा सुरंग परियोजनाओं की भी आधारशिला उन्होंने रखी थी। और बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि अपोजिशन खास तौर पर संसद हो चाहे सड़क हो, बेरोजगारी को लेकर के अपना विरोध जाहिर करता रहा है और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि जितनी नई परियोजनाएं आ रही हैं ऐसे में नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है और इससे जुड़ी अब तक 29,000 के करीबन हम ऐसे पद सृजित कर चुके हैं जिसके लिए लगातार युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है और कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल देखिए, कहा गया झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले निवेश, बुनियादी ढांचे और विकास के दुश्मन है। ये विपक्ष पर सीधा प्रहार था पीएम मोदी का। भारत की समझदार जनता इनके झूठ और प्रपंच को नकार रही है और यही कारण है कि विपक्ष को झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग जानते हैं कि राज्य सरकार ही दे सकती है स्थिरता और स्थायित्व। तो फिलहाल साफ तौर पर यह कहा गया है कि अभी पिछले 3 सालों में 4 वर्ष में अगर देखा जाए तो 8 करोड़ रोजगार जो है उपलब्ध कराया गया। लेकिन सुरभि, आपको याद होगा हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बेरोजगारी दर्ज, जो इंडिया का बेरोजगारी दर था वो दर्ज किया गया था 85%। 85% अगर बेरोजगारी जो दर्ज की गई, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतना बड़ा दावा किया जा रहा है 8 करोड़ रोजगार का, तो ये रोजगार आखिर मिल कैसे रहा है। बिल्कुल, और साथ ही देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बात रखी तो उनका यही कहना था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं पर किसी पुल का निर्माण हो रहा है, किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर भी अवसर खुल रहे हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करवाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई मजदूरी का काम कर सके, बिल्कुल हर कोई कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे सके। ऐसे में स्किल डेवलपमेंट के आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए, उनके लिए पद सृजित किए जाने चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ये कहते हुए सुनाई दिए कि अगर विकास की बढ़ती गति के साथ रोजगार सृजन भी बढ़ रहा है और अधिक निवेश के साथ ये अवसर अभी आगे और ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि मौके अभी और ज्यादा आने वाले समय में मिलेंगे। बिल्कुल, अब रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने पर सियासी घमासान मचा हुआ है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले देखिए उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, तो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सभी विपक्षी पार्टियों समेत कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकारों से वंचित करने की साजिश करार दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार 2019 के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में ही उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया है।
तो तो फिलहाल देखें तो जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के हाथ सौंपी गई है और उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो फिलहाल दैनिक जागरण में इस खबर को आप देख पाएंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने पर मचा है सियासी घमासान, क्योंकि इस पर इस वक्त लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो। तो पुनर्गठन अधिनियम में उपराज्यपाल की शक्तियां स्पष्ट की गई हैं, लेकिन इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने जब कहा कि इसका उद्देश्य कामकाज में पूरी तरह स्पष्टता लाना है, तो वहां के जो स्थानीय नेता है उन स्थानीय नेताओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर दिल्ली के आधार पर एलजी को यहां भी पूर्ण तरीके से अगर आप उन्हें शक्तियां देते हैं तो फिर स्थानीय नेताओं का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के अनुसार नए नियमों को अधिसूचित किया गया है ताकि केंद्र शासित प्रदेश के कामकाज में सुचारू रूप से जो आसान काम है वो किए जा सके। देखिए, उपराज्यपाल को अब क्योंकि शक्ति देने की बात सामने आई है जम्मू कश्मीर को लेकर, तो ऐसे में अब जितने भी फैसले हैं जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो फैसले ले पाए। वो किसी से बिना पूछे भी अगर अपने स्तर पर फैसला लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। दिल्ली की तर्ज पर अब उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर की जो है उनको भी ये शक्ति दी गई है। तो बिल्कुल पूजा, और इसी के साथ खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और गृह मंत्रालय का ये कहना है कि चीन सीमा से लगे हुए गांवों में 4G और पर्यटन सर्किट और सभी मौसम में चलने वाली सड़कें भी बनाई जा रही हैं। और ये खबर आप द हिंदू के पेज पर देख पाएंगे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन बातों को कोट किया गया है। बिल्कुल, देखिए शनिवार को यहाँ एक उच्च स्तरीय बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना और चीन सीमा पर पर्यटकों के लिए व्यवस्था तैयार करना, गांव को खोलना, ये प्राथमिकता है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने स्थायी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पलायन को रोकने के लिए गांव के साथ संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि कार्यक्रम के तहत 136 सीमावर्ती गांवों को 2420 करोड़ रुपए की लागत से 113 ऑल वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये कोशिश लगातार जारी है कि जिस तरीके से चीन की तरफ से भी ये जानकारी सामने आई थी और सैटेलाइट कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे तिब्बत वाले एरिया में खासतौर पर वहां पर सीमावर्ती इलाकों में ही वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो अब गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की ओर से भी लगातार रोड परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। दिसंबर तक कार्यक्रम के तहत सभी गांवों को 4G नेटवर्क से कवर किया जाएगा और जिसके लिए तेजी से काम भी चल रहा है। यानी कि एक और भारत लगातार इस कोशिश में है कि कैसे अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी ना जाने दे और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर गांव बसे हुए हैं खासतौर पर उनको कैसे विकास के आधार पर उनको भी साथ में लेकर के चलना है। वहां 4G नेटवर्क कैसे उपलब्ध करवाई जाए, कनेक्शंस ताकि बहुत मजबूती के साथ बिल्डअप हो सके। बिल्कुल, देखिए और कहीं ना कहीं 4G कनेक्शन उपलब्ध कराने के बाद देखिए भारत की अगर हम बात करें या बाकी तमाम देशों की बात क्यों ना कर ले, कनेक्टिविटी के लेवल पर बाकी देश भी काफी आगे हैं। लेकिन चीन से सटे जो भारत का एरिया है वहां पर जो गांव है वहां लोगों को अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन लोगों के लिए लगभग 2000 करीब कुछ गांव हैं जिन लोगों के लिए 4G नेटवर्क सुविधा की शुरुआत सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से खुद ये कहा गया और न केवल 4G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी बल्कि कनेक्टिविटी लेवल को और बेहतर किया जाएगा, ताकि जैसा सुरभि ने भी कहा कि भारत का 1 इंच टुकड़ा भी किसी दूसरे देश को देने के लिए भारत तैयार नहीं है और हर एक वर्ग को, हर एक व्यक्ति को और भारत के पूरे हिस्से को विकसित होने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, तो देखिए ये कोशिश है क्योंकि चीन की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं खासतौर पर जहां पर भारत और चीन की सीमाएं लगती हैं उन जगहों पर जो भी अब तक गांव बसे हुए हैं उनको कैसे अपने में शामिल किया जा सके, क्योंकि चीन का हमेशा से एजेंडा रहा है कि कैसे अरुणाचल प्रदेश को का हिस्से पर कब्जा वो जमा सके। अक्साई चीन आपने अक्सर सुना होगा, तो वो भी अपने नेटवर्क्स को लगातार ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में भारत
अब किसी भी तरीके से चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है और अब वहां जो गांव हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उनको भी पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जहां पर अब तक रोड्स नहीं तैयार हो पाए थे, आवागमन की सुविधा नहीं थी, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि सड़कों का जाल भी वहां धीरे धीरे बिछाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अब ये विकास की बात की गई है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है उन्होंने कमिटमेंट की थी कि देश के हर एक क्षेत्र का, हर एक गांव का, हर एक बॉर्डर का विकास किया जाएगा। और इसी के तहत अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है ताकि उन गांव का विकास हो और जब वहां पर टूरिस्ट आए तो टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और टूरिज्म के जरिए न केवल उस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज नड्डा की महत्वपूर्ण बैठक से पहले यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद से राज्य कैडर में आंतरिक बेचैनी के बीच रविवार को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण राज्य कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों की संख्या 62 से घट करके 33 हो गई, जिसने पार्टी की कुल सीटों में 303 से 240 सीटों तक की गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसी मामले से वाकिफ लोगों ने बताया है कि इस झटके ने पार्टी के भीतर सार्वजनिक आलोचना की लहर को पैदा कर दिया है, जिससे कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व में अब चिंता भी पैदा हो गई। और यही कारण भी हम मान सकते हैं कि आज जिस तरीके की बैठक बुलाई गई है, इसमें जेपी नड्डा ये कोशिश करेंगे उन पहलुओं को समझने की आखिर अंतरकलह जैसी या फिर अंतर्द्वंद जैसी ये खबरें कहां से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ये सार्वजनिक अगर होता है कि बीजेपी के भीतर ही किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए आगे आने वाले समय में और ज्यादा चुनौती बन सकती है। और वहीं इंडिया अलायंस के लिए ये एक मजबूत डोर साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया अलायंस इससे पहले खुलकर कह चुका है कि अभी तो आप यूपी से गए हैं, आपने कुछ सीटें गंवाई हैं, अलग अलग राज्यों में देखिए, उपचुनाव में देखिए आप हार रहे हैं और यही हाल रहा तो एनडीए की सरकार पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी अगस्त के महीने में। बिल्कुल, तो देखिए अब कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर जिस तरह से परिणाम आए उत्तर प्रदेश में भी, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क हो गई। देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर ले या बाकी तमाम राज्यों में जहां उपचुनाव हुए हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस जो है अब लोगों के मन में जगह बनाती नजर आ रही है और इसी का परिणाम है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता अब चिंतित हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन ने दिखाई ताकत, बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो वही ये जानकारी आपको दे दें कि यह खबर आप उमर उजाला पर देख पाएंगे। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने से चूकने के बाद से बीजेपी को अब उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगा। इससे पहले हम इस बात का जिक्र कर भी रहे थे कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का डंका बजा है। बिल्कुल देखिए, और विपक्षी एकता की नींव ने बीजेपी के सभी समीकरणों को बिगाड़ कर रख दिया। इसी वजह से चुनाव में एक तरफ अगर बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, तो वहीं दूसरी तरफ 2 राज्यों की 5 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी और पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे सुरभि ये स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं मजबूत ही होता नजर आ रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है कि अगर अपना वो पुराना वाला वर्चस्व चाहिए तो उसके लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए और पूजा सबसे जरूरी बात ये भी है, जैसे कि जेपी नड्डा अगर बैठक कर रहे हैं तो उनको ये समझने की जरूरत होगी इस बैठक में भी अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और साथी मंत्रियों नेताओं से बात करके कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, क्योंकि जिन गढ़ को अब तक बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, जिन जगहों को, जिन इलाकों को, ऐसे में अगर उस जगह पर बीजेपी हार रही है तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वो वजह रही है कि इतना करने के बाद भी जब एक और हिंदुत्व का एजेंडा हमेशा से चला आ रहा है, तो ऐसे में आखिर क्या वो कारण है कि लोगों ने इस बार वोट नहीं दिया है।
बिल्कुल सुरभि, आपने देखा होगा चुनावी परिणाम के बाद किस तरह से संघ और बीजेपी के बीच एक जंग सी छिड़ गई थी और एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे थे मणिपुर हिंसा को लेकर, और मणिपुर को लेकर लगातार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे। ऐसे में उस दौरान भी ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि क्या नाराजगी या दोनों लोगों के बीच अब फूट पड़ती नजर आ रही है। हालांकि इस बीच अगर हम बात कल के चुनावी परिणाम की कर लें या उससे पहले जब 4 जून को परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव की उसकी कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी वाकई बैकफुट पर नजर आती है और विपक्ष काफी मजबूत नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि हाथरस कांड हो, असम में बाढ़ हो या किसी भी तरह की परेशानी, इसको लेकर राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और लोगों के पास जा जाकर उनकी परेशानी सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति वाकई कमजोर तो हो ही रही है, लेकिन इस बीच चर्चा ये भी है सुरभि कि भीतर घात भी अब बीजेपी में होने लगा है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, और साथ ही इसे भी समझना होगा, इसे दुरुस्त करना होगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साबित हो सकता है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात लखनऊ की करेंगे, क्योंकि लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में। इस खबर को आप पढ़ पाएंगे, लेकिन ये जानकारी आपको दे दे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और उन्होंने मुख्य अतिथि और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के साथ छात्रों को उपाधि भी दी। बिल्कुल, तो देखिए DY चंद्रचूड़ के साथ छात्रों को उपाधि दी। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की पहली शर्त ही विधि का शासन है। तो अमर उजाला में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आप हेडलाइंस देखिए कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही कानून की पढ़ाई अब होगी। मुख्य न्यायाधीश ने दौरान स्टूडेंट्स को कहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि अगर आप कानूनी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं और अगर वो अपनी स्थानीय भाषा में हो तो वो समझना बहुत आसान हो जाता है। किसी को कानून का मतलब या पाठ पढ़ाना भी बहुत आसान हो जाता है और इसी के तहत में कार्रवाई भी फिर जल्द से जल्द हो पाएगी। तो देखिए, और न्याय संगत व्यवस्था हर व्यक्ति को प्रिय है और न्याय समय पर हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए उस फील्ड के विशेषज्ञ उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए क्षेत्रीय भाषा में कहीं ना कहीं अब रूल्स रेगुलेशन या कानून को पढ़ाना ये हर एक व्यक्ति के लिए बेहतर ही होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का सुर्खियां अखबार के इस खास शो में। आपने कहा केंद्र सीएम को जेल में रखकर अपनी जिंदगी से खेल रहा है, बीजेपी ने कहा पुरानी बयानबाजी। तो देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से जो बयान दिया गया है इसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन में भारी कमी और उनके रक्त शर्करा के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद उन्हें जेल में रखकर उनकी जिंदगी के साथ खेल रही है। तो आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं और जेल में बंद रहने के कारण उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी खराब हो गई है। और इसी को लेकर अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि ये वही पुरानी बयानबाजी है जिसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब उससे सीएम को जमानत मिलने की संभावना दिखती है। तो फिलहाल इस वक्त आम आदमी पार्टी इस मामले पर भी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2021 और 22 में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, वो तरीका भी सही नहीं था और जिस तरीके से कई बड़े आरोप के तहत में उन्हें सलाखों के पीछे लंबे समय तक रखा जा रहा है, ये भी गलत है और कानून का भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिल्कुल देखिए, और सुरभि सबसे बड़ी बात यह है 90 दिन लगभग बीत चुके हैं। इनफैक्ट 90 दिन से ज्यादा ही हो चुका है अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते हुए। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी जमानत याचिका लगाई गई, कई बार ऐसा हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए गए और उसको लेकर भी अपील की गई कोर्ट में, लेकिन उन्हें अब तक चुनावी प्रचार के अलावा दूसरी बार मौका नहीं मिला है बाहर आने का। हालांकि इस बार जमानत उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन सीबीआई मामले में अब भी वो जेल में ही हैं। ऐसे में लगातार उनके जो वेट पर असर पड़ रहा है, कह सकते हैं कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, डायबिटिक है वो, और तबीयत खराब रहने के कारण अब आम आदमी पार्टी जो है वो सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रही है। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिहाई के बाद से सुनीता केजरीवाल से झारखंड के सीएम ने यानी हेमंत सोरेन ने मुलाकात की और ये खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और जेल से रिहा होने के बाद से हेमंत सोरेन पहली बार सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी उनके साथ में मौजूद थी। दोनों नेताओं की मुलाकात पर संजय सिंह ने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के परिवार को लेकर के समर्थन जताया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ही सलाखों के पीछे थे, इंडिया अलायंस की तरफ से एक मेगा रैली का आयोजन किया गया था दिल्ली में ही, और दिल्ली के जंतर मंतर पर सुनीता केजरीवाल भी पहुंची हुई थी, कल्पना सोरेन भी पहुंची हुई थी, और उन दोनों ने ही हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए आम जनता से भी अपील की थी कि आप उनके लिए खड़े रहिए, क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने अपना कार्य किया है और सलाखों से जल्दी वो बाहर आएंगे। तो हेमंत सोरेन को लेकर के इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, हेमंत सोरेन लगातार एक्टिव मोड में इस वक्त झारखंड में काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और इसी दौरान सुनीता केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, तो उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे। बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से हेमंत सोरेन को भी जेल से रिहा किया गया, वो भी काफी लंबे समय से जेल में थे और कहीं ना कहीं उनके तो जो सीएम की कुर्सी थी उससे भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। लेकिन अब क्योंकि जब वो बाहर निकले, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री का पदभार संभाल चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात जो है वो की है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से, और इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक भास्कर में। तो देखिए, ये रही खबर, नींद में केजरीवाल का शुगर लो हो चुका है, कोमा का खतरा और बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आपको नजर आ रही है, संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही हेमंत सोरेन आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक मायने पे अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ी हुई भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्काई डाइविंग का आनंद लिया है। और साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से स्काई डाइविंग के दिवस पर ही आनंद लिया, उसकी तस्वीर आप अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। ये हरियाणा की तस्वीर है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये अखबार में भी खबर हम आपको दिखा देते हैं, अलग अलग अखबारों में आप ये खबर भी पढ़ पाएंगे। बिल्कुल देखिए, हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग की शुरुआत की गई है और अब आप हरियाणा के नारनौल जाकर स्काई डाइविंग का लाभ उठा सकते हैं। पर्यटन क्षेत्र में भारत के लिए उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। आकाश में रोमांच का अनुभव करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह सुबह नारनौल हवाई पट्टी पर पहुंच गए। तो इसमें हेडलाइन के तौर पर भी यही दर्ज है कि हरियाणा में देश के पहले एयर स्पोर्ट की शुरुआत की गई है। 13,000 फीट से केंद्रीय मंत्री शेखावत ने छलांग लगाई। दरअसल देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में भी लगातार ये कोशिश की जा रही कि कैसे टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके, लोग यहाँ हरियाणा पहुंच सके, और जिनको स्काई डाइविंग का खास तौर पर शौक है, अब हरियाणा के नारनौल में ये सुविधा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है। बिल्कुल, और ये पहली बार है देखिए भारत में जब हरियाणा के नारनौल में स्काई डाइविंग की सुविधा आपको दी जा रही है, और गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने के साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर आप भी स्काई डाइविंग करना चाहते हैं, आप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो बिल्कुल आप हरियाणा के नारनौल आओ। और कहीं ना कहीं देखिए, सुरभि, इसकी शुरुआत करने के साथ ही हम कह सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं, खासकर आज के जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी ऐसी है जो
चीज देखते ही उसे करने का, उस एडवेंचर का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं। और अगर स्काई डाइविंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में इसकी शुरुआत करना ये आने वाले समय में एक तौर पर कह सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देगा, पर्यटन को काफी बढ़ावा देगा और भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और लगातार देखिए यही कोशिश जारी भी है और इसी वजह से लगातार नए नए ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लागू भी किया जा रहा है हरियाणा में। और साथ ही साथ जिस तरीके की खबर आपने सुनी और देखी कि कैसे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, उन्होंने भी इसका सबसे पहले लुत्फ उठाया और लोगों को भी कहा कि अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी हरियाणा आइए और आप भी स्काई डाइविंग का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन निश्चित रूप से मेरे लिए एक साहसिक दिन है, क्योंकि हर किसी के लिए स्काई डाइविंग करना इतना आसान नहीं होता और पूरी दुनिया के लिए ये एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन है जब वो पहली बार विश्व स्काई डाइविंग दिवस मना रहे हैं। बहरहाल खबरों में बढ़ते आगे, जहां पर शरणार्थी बस्ती में रहने वालों को डीडीए ने जारी कर दिया है नोटिस। जी हां, अब डीडीए की ओर से नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। साफ तौर पर कहा गया कि आप यहां से अवैध अतिक्रमण को समाप्त करें वरना कार्रवाई की जाएगी। जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन, ये लोगों का अब कहना है। देखिए डीडीए की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो लोग हैं जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं वो अब यहां से खाली कर दें। खाली करने को लेकर अब देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि लाचार अवस्था में लोग बैठे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि आखिर हम जाए तो जाए कहां, आखिर हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को कौन समझेगा। ये फिल्मी गीत पाकिस्तान से आकर दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में शरणार्थी बस्तियों में रह रहे हिंदू रिफ्यूजी परिवारों पर सटीक बैठता है। और पहले वो पाकिस्तान से उजाड़े गए, अब यहाँ भी दिन रात सिर से छत छिनने का डर उन्हें सता रहा है। तो देखिए फिलहाल जो रिफ्यूजी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आखिर जाए तो जाए कहाँ, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ आखिर समझेगा कौन। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वाकई देखिए लोगों को बेशक से यहाँ पर अतिक्रमण को खाली करने के लिए कह दिया गया हो, लेकिन उनकी परेशानी अब कौन समझेगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले पाकिस्तान से उन्हें निकाल दिया गया, अब यहाँ भारत आए तो यहाँ पर भी उनके साथ यही सलूक किया जा रहा है। यहाँ पर उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप यहाँ से चले जाइए। अब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, उनका ये कहना है कि हम किसका सहारा लें। तो फिलहाल देखिए लगातार जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये वो शरणार्थी है जिन्होंने अवैध तरीके से कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है और उन्होंने अपनी छोटी झोपड़ियों को वहीं पर बनाया हुआ था और वो वहीं रहा कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें भी उजाड़ने के जब आदेश सामने आए तो शरणार्थियों का ये कहना है कि हमसे हमारे अगर आशियाने को आप छीन रहे हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए आखिर किसकी जवाबदेही बनती है। सरकार से लगातार उनकी तरफ से गुहार भी लगाई जा रही है कि उनके लिए कुछ व्यवस्था जरूर की जाए। लेकिन इस वक्त भी नोटिस जब मिला था इसे हटाने के लिए तो यहाँ रहने वाले लोगों की दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी। हाल ही में डीडीए ने एक बार फिर से नोटिस जारी कर उनकी नींदें हराम कर दी हैं। बिल्कुल, इसके चलते कईयों के घर बीती रात से ही चूल्हा नहीं जला है तो उनके बच्चे भी और महिलाएं भी काफी ज्यादा परेशान हैं, बुजुर्ग भी काफी परेशान है। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बस्ती में रहने वाली कौशल्या बागड़ी दबदबाई आंखों से बताती हैं कि वो लोग साल 2011 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद से मजनू का टीला स्थित हिंदू शरणार्थी बस्ती में रहने आए थे और घर पर छोटे छोटे बच्चे और जवान बेटियां हैं। इन्हें कहां लेकर जाएं कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग काफी परेशान हैं। खबरों में बढ़ते आगे सुर्खी। तो देखिए वायु योद्धाओं ने आसमान में अपना पराक्रम दिखाया और करगिल रजत जयंती समारोह में 5000 दर्शक गवाह भी बने। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि करगिल विजय दिवस आने जा रहा है और 25वीं ये सालगिरह होने वाली है और इसी को लेकर के अलग अलग जगहों पर इंडियन आर्मी यानी कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो सेना है लगातार अपने ये वायु योद्धाओं की तरफ से अपने पराक्रम का परिचय हर किसी के सामने रखा गया और इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि कैसे इस अवसर पर जहां
सरसावा वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जांबाजों ने करतब दिखाए, तो वहीं करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। यानी एक और जहां इंडियन आर्मी लगातार ये कोशिश करे, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करके और अपने वायु वीरों से श्रद्धांजलि इस वक्त अर्पित करवाई जा रही उन शहीदों के नाम पे, उन वीरों के नाम पर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के नाम। उन वीरों को याद आज के वक्त में भी किया जा रहा है, और क्योंकि ये 25वीं सालगिरह होने जा रही है और इसी के तहत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिल्कुल, देखिए, और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। एक दूजे के लिए राधिका और अनंत शादी के बंधन में बन चुके हैं। इनकी शादी में सितारों का, दिग्गजों का, नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जो हैं, दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। दोनों की शादी हुई है और शादी के बंधन में 12 जुलाई को दोनों बंधे थे। हालांकि ये तस्वीर आपको अखबार में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी खोल लीजिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, आपको हर जगह अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी की ये खास तस्वीरें देखने को मिल जाएगी। सनातनियों से लेकर यहाँ पर नेता, अभिनेता, सबका जमावड़ा लगा नजर आया। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ तक कि आप देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तस्वीर में देख पाएंगे, राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी को परिणय सूत्र में बनते हुए देख पाएंगे, और वहीं जो 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं उन शंकराचार्यों की तस्वीर को भी आप देख पाएंगे कि उनकी आवभगत किस तरीके से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने खुद ही कलश के साथ में किया था, और साथ ही उनका भी जिस तरीके से आगमन रहा। यानी कि हर क्षेत्र में पूजा हमने देखा कि चाहे वो स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए तमाम दिग्गज हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो डिवोशनल ऐसे लोगों की बात हम करें, तो ऐसे में कई लोग यहाँ इस शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल सुरभि, अनंत और राधिका की शादी के लिए हम ये कह सकते हैं कि आखिर देश विदेश से शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जब शादी में वो नहीं पहुंचा हो या फिर उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया हो। एक व्यक्ति आपको शादी वाले दिन जरूर नजर आया होगा। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करेंगे अगली खबर का, लेकिन लगातार जो खबर हम आपको बता रहे थे कि अनंत और राधिका की शादी वाकई में एक ग्रैंड शादी थी। देश और दुनिया की चर्चित हस्तियां शादी के शुभ घड़ी में साक्षी बने और इस भव्य शादी समारोह में उद्योग, राजनीतिक, फिल्म और खेल जगत के नामी सितारे शामिल हुए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी पहुंचे और साथ ही वहीं दंपत्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद भी लिया और उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बढ़ते आगे, देश भर में बारिश आफत बन चुकी है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान जारी हो चुका था जो कि अब फेल हो चुका है। जी हां, दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो फिलहाल मॉनसून से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपको अपडेट करते रह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मॉनसून के सीजन में मौसम विभाग दैनिक ही नहीं बल्कि साप्ताहिक पूर्वानुमान की सटीकता में भी फेल हो रहा है। आलम यह है कि इस सप्ताह ज्यादातर दिन पूर्वानुमान गलत ही साबित हुआ है। यह स्थिति भी तब है जबकि कई बार तो मौसम विभाग ने कलर कोडेड अलर्ट में भी बदलाव किया, और पिछले रविवार को विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि इस पूरे सप्ताह मॉनसून पर ब्रेक रहेगा, लेकिन इस दौरान भी हमने देखा कि कई जगहों पर भारी बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात हुए, कई नदियां इस वक्त उफान पर है, खतरे के निशान से भी कई जगहों पर नदियां उनके जलस्तर को पार कर चुकी हैं। तो ऐसे में पूजा हम देख रहे हैं कि कैसे इसी बीच में कुछ लोगों की जहां जानी गई, कुछ लोग बाढ़ के पानी में बह गए, कुछ लोगों ने अपने आशियाने खो दिए, तो वहीं कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि अगर वो पुल क्रॉस करना चाह रहे हैं और बीच में पुल टूट जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, और आप बात कर लें, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है, या कह सकते हैं कि पूरी दिल्ली के लिए ये समस्या एक बहुत बड़ी परेशानी है। बारिश के कारण राजधानी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है और
मुनक नहर में आई दरार के बाद बाहरी दिल्ली का बवाना इलाका जो है पूरी तरह से डूब चुका है। वही द्वारका समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। देखिए, कहा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली का हाल तो कम से कम ऐसा हो सुरभि कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आए तो उन्हें देखकर लगे कि वाकई देश की राजधानी है, लेकिन तस्वीर अगर कोई बाहर से इस मॉनसून के सीजन में दिल्ली आ जाए तो उन्हें लगेगा ना जाने कहां दलदल में फंस गए, क्योंकि कई ऐसे पॉश इलाके हैं दिल्ली के जो भारी बारिश के कारण, जल जमाव के कारण डूब जाते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं कि मानसून से लोगों का हाल बेहाल हो गया। गर्मी से भले राहत मिली हो, लेकिन हाल जरूर बेहाल हो रहा है, क्योंकि आप दिल्ली को या फिर कई और अलग अलग राज्यों में भी आप देख रहे हैं कि हर जगह इस वक्त पानी पानी हो चुके हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी की किल्लतों का सामना, यानी पीने वाले पानी की किल्लतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जायसवाल गल के शानदार प्रदर्शन से भारत ने फिलहाल जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला जीत ली है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के साथ ही कप्तान शुभमन गिल की संयमित बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर लिया, और ये दूसरी बार है जब भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया है। तो फिलहाल देखिए, ये जो श्रृंखला जिम्बाब्वे के साथ में भारत की रही है, और टी20 में खासतौर पर हमने देखा कि कैसे युवा क्रिकेटर्स को इस बार में मौका मिला है, लेकिन जिम्बाब्वे को 10 विकेट से भारत ने हराया है। तो इससे पहले 2016 में भी इसी तरीके से मैदान पर जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। जायसवाल ने नाबाद 93 रनों की पारी खेली, जबकि कार्यवाहक कप्तान नाबाद 58 रन बनाते हुए, यानी कि 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी उन्होंने की। बिल्कुल, और जिसे 15 ओवर में पूरा किया गया था। लक्ष्य को इस तरह से आसान बनाया गया कि ये अच्छी उछाल और कैरी वाली पिच पर होना चाहिए था। भारत के विजय टी20 विश्व कप अभियान के दौरान प्लेइंग 11 माफ कीजिएगा से बाहर रहने वाले जायसवाल बिल्कुल भी खराब फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, और उन्होंने विकेट के चारों ओर शॉट खेला है, जिसके बाद एक बेहतर प्रदर्शन हम कह सकते हैं कि टी20 में किया है टीम इंडिया ने। बिल्कुल, क्योंकि शुभमन गिल के परफॉर्मेंस को बीते दिनों हमने देखा था कि कैसे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और कई उनके फैंस निराश भी चल रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर उन्हें ये कप्तानी की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिलती है तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पूरी युवा टीम को ही वो अपने ही परफॉर्मेंस के आधार पर लपेट दे। लेकिन इस बीच हमने देखा कि उनके भी परफॉर्मेंस में सुधार देखा गया है। बिल्कुल, वहीं खेल जगत के युग परिभाषित शामा 3 मेगा फाइनल के लिए मंच तैयार हो चुका है। तो फिलहाल ओलंपिक में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी है, लेकिन फुटबॉल और टेनिस के इस रविवार को 3 देशों और 3 अलग अलग समय क्षेत्रों में 3 टूर्नामेंट होने हैं। रविवार को शाम 6:30 बजे से शुरू होकर के सोमवार सुबह तक ये टूर्नामेंट चलेगा, और सबसे पहले टेनिस विंबलडन पुरुष एकल फाइनल, जहां गत विजेता कार्लोस अल्काराज लंदन की ग्रीन्स पर 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच से भिड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए, कार्रवाई शांत ऑल इंग्लैंड क्लब से बर्लिन के शेरगुल वाले ओलंपिया स्टेडियम में स्थानांतरित हो जाएगी, जब स्पेन और इंग्लैंड 12:30 बजे यूरोप की लड़ाई के लिए उतरेंगे। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं है तो सोमवार को सुबह 5:30 बजे के लिए आफ्टर पार्टी आरक्षित है, जब फ्लोरिडा में कोपा अमेरिका के फाइनल में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना कोलंबिया से भिड़ंत होगी। चलो खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां इटली की पुलिस ने 33 भारतीय मजदूरों को स्लेवरी से मुक्त कराया है। जी हां, और इतालवी पुलिस ने शनिवार को कहा कि उन्होंने उत्तरी वेरोना प्रांत में 33 भारतीय खेत मजदूरों को गुलामी जैसी परिस्थिति से मुक्त कराया है, और साथ ही उनके 2 कथित उत्पीड़कों के से लगभग कम से कम यूरोपियन अगर डॉलर की बात की जाए तो ऐसे में, और अगर वही इंडियन रुपए में हम आपको बता दें तो लगभग 4.5 करोड़ जब्त किए गए हैं। जून में एक दुर्घटना के बाद से इटली में श्रम शोषण सुर्खियों में था।
जिसमें कि एक भारतीय फल तोड़ने वालों की मशीन से हाथ कट जाने के बाद से मौत हो गई थी। तो नवीनतम मामले में पुलिस ने ये कहा था कि कथित गिरोह के मास्टर जो भारत से भी हैं, साथ ही नागरिकों को मौसमी कार्य परमिट पर इटली लाते हैं, उनसे प्रत्येक को लगभग 15 लाख का भुगतान करने और उन्हें बेहतर भविष्य का वादा करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उनसे कैसे किस कदर स्लेवरी करवाई जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। पूजा, हमने अक्सर देखा होगा कि लोगों को रोजगार का लालच देकर के बाहर विदेशों में तो भेज दिया जाता है, लेकिन उन्हें ना तो समय पर सैलरी मिल पाती है, ना ही उनके घर वापसी हो पाती है। और इस बीच में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकारें इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पाती हैं। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस परिस्थिति से निकाला गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। इटालियन पुलिस फ्री 33 इंडियन फार्म वर्कर्स फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि जो 33 भारतीय कह सकते हैं जो किसानी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनको आज़ाद करने का काम इटालियन पुलिस द्वारा किया गया है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से एक उम्मीद लिए भारत से जो लोग हैं वो विदेश जाते हैं कि वहां जाकर वो मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन कई बार परिस्थिति जो है वो उनके बिल्कुल विपरीत होती है और वहां जाने के बाद जो मेहनत की उम्मीद उन्होंने की थी, कहीं ना कहीं वो मेहनत जो है गुलामी के तौर पर बदल जाती है और उनके साथ जबरदस्ती और जो जोर जागती है वो की जाती है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इटालियन पुलिस का ये एक बहुत बड़ा आभार है उन 33 इंडियन फार्मर्स पर जो खेती का काम, किसानी का काम कर कर, मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल रहे थे। उन्हें बचा लिया गया है ऐसी परिस्थितियों से। बिल्कुल, और यही कारण है जिस वजह से अब ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इटली में जो 33 यहाँ फार्मर्स पहुंचे हुए थे काम करने के लिए, उनको पहले तो लालच जरूर दिया गया था, लेकिन वहीं कई बार ये भी होता है कि उस रोजगार को उपलब्ध कराने के इतर भी उनसे एक रकम अदा करने को कही जाती है और ये बहुत भारी भरकम रकम होती है। लेकिन इसे अदा करने के बाद अब उसकी क्योंकि जिम्मेदारी उन पर होती है कि कैसे इससे ज्यादा वो कमाकर अपने देश वापस लौटे, तो इसमें भी उन्हें स्लेवरी का सामना करना पड़ जाता है। बिल्कुल, अब इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।